नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए रायपुर समेत अधिक प्रभावित जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही। 15 दिन के लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण की रफ्तार कम होती नहीं दिखी और ये शासन प्रशासन के लिए एक परेशान करने वाली चुनौतीपूर्ण बात है। रायपुर समेत कई जिलों में 5 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ रहा है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में अब सियासी बयान भी दिख रहे हैं। विपक्ष के नेता कहते हैं कि जब तक सरकार की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक लॉकडाउन बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। सत्ता पक्ष का दावा है कि लॉकडाउन का असर दिख रहा है। सवाल यह उठता है कि जब शहरों में तालाबंदी है तो कोरोना पर लगाम क्यों नहीं है? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से नए केस और मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही? इस पर बात होगी, पहले एक रिपोर्ट देखिए। रायपुर में आगामी 5 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। रायपुर में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं? प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के इस बयान से स्थिति साफ हो चुकी है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने ऐलान किया कि 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रायपुर कलेक्टर ने शहर में टोटल लॉकडाउन लागू किया था। बाद में इसे 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इस बार के लॉकडाउन में कुछ रियायतें होंगी। किराना दुकान और फल सब्जी बाजार के खुलने के समय को लेकर कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना के बढ़ते मामले और मौत के आंकड़ों को देखते हुए रायपुर समेत जिन जिलों में हालात खराब हैं, वहां भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि शहरों में तालाबंदी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में ज्यादा कारगर स्थिति नहीं दिखी। छत्तीसगढ़ और रायपुर में लॉकडाउन के पहले और बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 11,447 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और 91 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई थी। जबकि 23 अप्रैल को प्रदेश में 17,397 नए केस मिले और 219 लोगों की संक्रमण ने जान ली। इसी तरह रायपुर की बात करें तो 9 अप्रैल को 2,622 नए केस मिले थे, जबकि 23 अप्रैल को 3,215 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। यानी लॉकडाउन की अवधि में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और मौत का ग्राफ कम होने की बजाय बढ़ा है। आंकड़ों के आधार पर अब बीजेपी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के मुताबिक केवल लॉकडाउन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अस्पतालों में व्यवस्था सुधारनी होगी। आप कुछ करोगे नहीं, सिर्फ लॉकडाउन लगाते जाओगे तो उससे क्या फायदा होगा? आप समुचित इलाज की व्यवस्था, पूरे टेस्ट की व्यवस्था नहीं करेंगे तो अकेले लॉकडाउन लगा के उस चेन को तोड़ने का काम सोचते हैं कि लॉकडाउन से हो जाएगा, पर्याप्त नहीं है। व्यवस्था में सुधार। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का दावा है कि लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कई जिलों में कोरोना संक्रमित और मौत के आंकड़ों में कमी आई है। रायपुर समेत कुछ जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने से आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर दिखाई देगा। केसेस तो जितनी टेस्टिंग होगी केस उतने निकलेंगे। जिन प्रदेशों में केस नहीं बता रहा है, मतलब आप समझ लीजिए वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से दूसरी चीजों को दूसरी चीजें प्रभावित होती है, लेकिन इसका विकल्प नहीं है। आज की तारीख में लॉकडाउन जरूरत है, उसको करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए ये व्यवस्था को हम लोगों ने कर रहे हैं। बहरहाल लॉकडाउन के 15 दिनों में छत्तीसगढ़ में 2,10,000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। रायपुर में यह आंकड़ा तकरीबन 50,000 रहा है। राहत की बात यह कि अस्पतालों और होम आइसोलेशन में रिकवर करने वालों की संख्या भी अच्छी रही। विशेषज्ञ हैरानी जता रहे हैं कि लॉकडाउन में जब लोग घर पे रह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से मरीजों की संख्या कम होनी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके पीछे क्या वजह रही? क्या लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं हुआ? क्या समय पर जांच और इलाज नहीं मिल पाया? साथ ही क्या लोग होम आइसोलेशन में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? सवाल ये भी, क्या प्रदेश में कोरोना का पीक काल शुरू हो चुका है? रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस वक्त इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 समर्थ जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। प्रमोद दुबे साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से उत्तर देंगे, और श्रीचंद सुंदरानी जी हैं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखी। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे।
कामना भी करते हैं कि आप और परिवार के लोग स्वस्थ रहें, लेकिन इस समय की जो परिस्थितियां हैं इसके ऊपर बात बहुत ज़रूरी है। प्रमोद जी, सीधा सवाल है विपक्ष का कि अकेले लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, आपको व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी पड़ेंगी। इन शॉर्ट के लॉकडाउन लगाने का क्या लाभ हुआ, क्योंकि आंकड़े बढ़ते ही नजर आए? आप जी ठीक बात कर रहे हैं। व्यवस्थाएं निश्चित रूप से सुधरनी चाहिए और इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। आपको पता है कि लगभग 1500 बेड ऑक्सीजन के अतिरिक्त इस सरकार में लगभग 2 सप्ताह के अंदर लगाए जा चुके हैं। ये सारे बेड जो हैं वो ऑक्सीजन के बेड हैं। जिस प्रकार से आपको मालूम है इंडोर स्टेडियम में और 500 बेड आपके हीरापुर जलवाय में हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक कॉलेज में जो 150 बेड था उसमें ऑक्सीजन को बढ़ा करके 300 बिस्तर और किया जा रहा है। तो सरकार इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है। और दूसरी बात ये है कि आपकी जानकारी में है कि भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले समीक्षा की थी और समीक्षा करने के बाद उन्होंने ही कहा था कि लॉकडाउन से छत्तीसगढ़ में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि 5 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में जो प्रतिशत था वो 56.74% था कोविड पेशेंटों की, और 19 से 23 अप्रैल के बीच में अगर कहें तो 45.65% का रेशियो आ रहा है। तो 10% लगभग इसमें कमी आई है। उसी प्रकार से अगर मैं रायपुर की बात करूं तो डेथ आंकड़ा जो था वो 97, 98, 99, 105 तक था, जो घट करके लगभग 67 और 68 की कगार पर जा चुका है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इससे संपूर्ण फायदा हो रहा है लॉकडाउन से, लेकिन जो चैन तोड़ने के लिए जो विकल्प हो सकता है और आने वाले दिनों में इसका निश्चित रूप से प्रभाव आपको शहर में भी और प्रदेश में भी निश्चित रूप से नजर आएगा। और चूंकि राजधानी है रायपुर में अगर लॉकडाउन की स्थिति कहीं बढ़ाने की बात आती है तो उसका मेजर रीजन ये भी है कि ये राजधानी है, यहाँ पूरे प्रदेश के और आसपास के प्रदेशों के लोग भी व्यापार, व्यवसाय और अन्य कार्यों से रायपुर आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि रेशियो को देखते हुए जो कंटेनमेंट जोन जो भी बनाए हैं उसमें भी उसको एरिया वाइज सख्ती से किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको बढ़ाने का मेजर जो रीजन है वो यही है कि संक्रमण जिस हिसाब से फैल रहे थे उससे एक हफ्ते में निश्चित रूप से कमी दिखाई देती है। तो ये कारगर कदम हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। श्रीचंद जी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक विरोध प्रदर्शित किया और मूलतः अव्यवस्थाओं के खिलाफ था, और इसी में लॉकडाउन को लेकर के एक सवाल पूछने पर कहा गया कि इसका क्या औचित्य है, क्यों बीजेपी को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का औचित्य नहीं है, और किस तरह व्यवस्थाओं का जो दावा है सरकार का इसे आप लोग लेते हैं? देखिए, लॉकडाउन के बारे में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अंतिम हथियार के रूप में उपयोग होना चाहिए और लॉकडाउन लगाने के बाद की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। मैं भाई प्रमोद दुबे जी को सुन रहा था, बड़ा दावा कर रहे थे 1500 ऑक्सीजन के बेड लगाए गए हैं। अरे कहीं 300 बेड लगाए तो उसमें ऑक्सीजन के बेड सिर्फ 50 है, कहीं 40 है, कहीं 60 है। मुश्किल से 200-250 ऑक्सीजन के बेड लगाएंगे। ऑक्सीजन के अभाव में क्यों मृत्यु हो रही है, आईसीयू और वेंटिलेटर के अभाव में क्यों मृत्यु हो रही है, लगातार लोग तड़प के मर रहे हैं, एक बेड की व्यवस्था करना बड़ा कठिन हो गया है। लॉकडाउन लगाने के बाद की स्थिति पर विचार करना पड़ेगा। पुनीत जी, आदरणीय पुनीत जी, मैं आपके माध्यम से ही प्रमोद दुबे जी को बताऊंगा, 9 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति थी, हम 2200 मरीज के ऊपर थे, 90 की मृत्यु का औसत था, और आज 200 से अधिक लोगों की मृत्यु कल की जो रिकॉर्ड किया गया है वो 200 से अधिक की मृत्यु ऑफिशियल आंकड़ा है। हम उस आंकड़े को भी अगर सच माने तो 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है एक दिन में। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बाद 65% से 47% पे आ गया, ये बड़ा हास्यास्पद बात है।
मैं निश्चित रूप से प्रमोद दुबे जी बहुत अच्छे नेता है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन सरकारी पक्ष में होने के कारण उनकी मजबूरियां भी है सरकार का पक्ष रखना, सरकार के पक्ष में बोलना, लेकिन वास्तविक स्थिति से मुंह मोड़ने की बात नहीं। रेमडेसिविर की बात 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने की बात सरकार करती है, लेकिन आज भी हाहाकार की स्थिति है। अस्पतालों में रेमडेसिविर का स्टॉक पर्याप्त भेजने के बाद भी लोगों को भटकना क्यों पड़ रहा है उस अस्पताल के मरीजों को? क्यों नहीं ये रिकॉर्ड मेंटेन करते, क्यों नहीं एक ऐप बनाते, क्यों नहीं उस ऐप में जिसको रिक्वायरमेंट है वो डाले और जिसको दी जाए वो उसको पता चले जिसको रेमडेसिविर अस्पताल से मिली। मैं दूसरी बात कहता हूँ, एक व्यापारी अगर 5% 10% मुनाफा लेके व्यापार करता है तो उसको काला बाजारी बोली जाती है। मैं सरकार के तथ्यात्मक आंकड़े, एक मेरे पास ये लेटर है, सरकार ने जो भी रेट पे खरीदा है, मैं रेट महंगा खरीदा सस्ता खरीदा नहीं जाना चाहता, 1568 रुपए में रेमडेसिविर सरकार ने खरीदी है और ये 3100 रुपए में सरकार बेच रही है, बिल के साथ बेच रही है। क्या 1500 कुछ रुपए 68 रुपए का खरीदा हुआ रेमडेसिविर 3100 रुपए में सरकार बेचे, ये मुनाफाखोरी नहीं है? और ऐसे समय में, आपदा के समय में लाभ खोजे की सरकार और बहुत सारी मैं बातें करना चाहता हूँ। आज जनता व्यथित है, लॉकडाउन अभी अब मैं ऐसे समय में राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं पूछूंगा कि रायपुर शहर में 97 रुपया में पेट्रोल क्यों मिल रहा है, और मैं बोलूंगा कि दिल्ली में पेट्रोल 68 रुपए में क्यों मिल रहा है। ये सारी चीजों का आज इसका कोई औचित्य नहीं है। पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। अरे ये 1568 रुपए का रेमडेसिविर आपने खरीदा है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुनीत जी आपने देखा होगा, मेरी बात सुन लीजिए ना, बीच में मेरे मत बोलिए ना, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जैसे कोरोना का सेकंड वेव जिस तेजी से आया ना, तो पहले वेव में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सोए हुए थे। इनकी नेता आदरणीय पुरेंदेश्वरी देवी जी ने जब इनको बोला तो उसके उसी प्रकार से जिस वेव से सेकंड वेव से ये कोरोना काल आया, उसी वेव से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आ गए हैं। केवल ट्वीट करना और केवल परते उखाड़ने के बजाय आज आवश्यकता है व्यवस्था बनाने की। आपको धन्यवाद देना चाहिए इस सरकार को कि ऐसी परिस्थिति में भी 15,000 इंजेक्शन ला करके किन किन अस्पतालों में कितने कितने इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, और उस मरीज का नाम भी अस्पताल के बाहर में टंगा रहेगा, ये भी बात। और दूसरी बात, पुनीत जी मैं एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुद देख लीजिए कि परसों का आंकड़ा 4523 था रायपुर शहर में प्रभावित लोगों का, और कल का रेशियो था वो 2338 लोगों का था। ये आंकड़ा कोई मैं तो नहीं दे रहा हूं या शिक्षण सुन रहा हूं, ये तो ट्रांसपेरेंट चीजें होती है। 2 दिन और उसके 2 दिन पहले 4500 से 3200 हुआ ना? नहीं 4500 से 2800 हुआ, 3000 हुआ, फिर 3200 मैं तो यही कह रहा हूं कि 11,000 से 17,000 पहुंच गया लॉकडाउन के बाद। मैं तो वही बात तो कह रहा हूं कि जो 4500 से जब आंकड़ा 3200 पहुंच रहा है आपके अनुसार। देखिए प्रमोद जी, 2 बातें हैं, एक अंतिम विकल्प की बात तो आप कह रहे हैं, सुंदरानी जी, ये कालाबाजारी सरकार कर रही है, व्यापारी कर रहा है। आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल लॉकडाउन के बावजूद परिस्थितियां, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कितनी विकराल होती हैं, एक बात इस पर भी विचार किया जाता है और इसके बारे में भी एक्सपर्ट अपनी बात करते हैं। बड़ी बात यह है कि जिन अव्यवस्थाओं की तरफ इशारा है, जिस मैकेनिज्म की बात की जा रही है, कितने इंजेक्शन आए हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जानकारी देना एक अपनी जगह है, लेकिन अभी भी मरीज, उनके परिजन, उनकी कतारें, ये भी एक सत्य है जो सामने दिखाई पड़ता है। इस पर अभी भी कुछ नहीं बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपके पास भी लगातार सतत फोन आते होंगे। नहीं पुनीत जी, मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। एक
तरफ हम किस चीज को माने? आपके टीवी चैनल में दिखाते हैं कि रेमडेसिविर 65 साल से ज्यादा आयु के लोगों को लगना चाहिए, फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में क्यों लिखता है, फिर WHO कहता है कि इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, फिर ये कहते हैं कि ये टेस्टिंग उसमें है। उसके बावजूद अगर कहीं इस प्रकार के अफवाह बार बार रेमडेसिविर की आड़ में सरकार को घेरने का जो प्रयास हो रहा है, उसे मैं उचित नहीं मानता। आज के समय में आवश्यकता इस बात की है कि लोगों की जान हम किस अच्छे ढंग से बचा लें और कैसे ऑक्सीजन बेड युक्त उनको सुविधा मुहैया करा लें। आज हम जो पीड़ित है या प्रताड़ित है या जो प्रवंचित वर्ग है, उनके लिए कैसी हम व्यवस्थाएं कर पाएं, सारे लोग मिलकर, इस पर विचार होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ कमियां हो सकती है, मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार की ओर से जितनी ताकत, आज मैं आपके आसपास के प्रांतों में देख लीजिए तो हालत यह है कि मध्य प्रदेश में तो दिन भर आपके टीवी चैनल में दिखाते हैं कि ग्वालियर में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, शहडोल में क्या हो रहा है, चोरी हो जाएगी, इंजेक्शन चोरी हो रही है, बेड चोरी हो रहा है। कम से कम हमको शुक्र मनाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है और बेहतर है। मैं खुद कल लखनऊ में मेरे एक दोस्त का फोन आया था कि 48 घंटे से बाहर में पड़े हुए हैं लोग। तो कुल मिलाकर के पुनीत जी, आज का ये अवसर जो है वो राजनीति के बजाय कर लीजिएगा राजनीति आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब सरकार के चुनाव के समय होंगे तब जो भी बात करनी हो, लेकिन आज का अवसर जो है वो परत दर परत प्याज को उखाड़ने का समय नहीं है। यह है कि बेहतर ढंग से हम कैसे व्यवस्था कर सकें, और छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है। लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति, लगातार ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने की चिंता, ठीक है। और जितने मरीजों को जो फायदा हो सकता है होम क्वारंटाइन में, सुंदरानी साहब जो बात कह रहे हैं आगे वो आपसे कुछ पूछना भी चाह रहे हैं शायद। जी आता हूं प्रमोद जी आपके पास भी। चंद सुंदरानी साहब, सरकार का या सत्ता पक्ष का बार बार ये कहना है, अभी भी ट्वीट का एक वॉर छिड़ा हुआ है जब बातचीत चल रही है, कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि साथ मिलकर सुझाव देकर उस पर अमल कितना हो रहा है, क्योंकि लोगों को राहत चाहिए, आरोप नहीं। देखिए पुनीत जी, मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ और प्रमोद दुबे जी की अक्षरशः सहमत हूँ कि ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, एकजुट होकर खड़े होना है। लेकिन क्या सरकार गलतियों में गलतियां करती जाए? भिलाई में एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया जाए, रेमडेसिविर 1568 रुपए की 3100 रुपए में सरकार देखे, और दुर्लभ आदेश आज निकल जाए कि रात को 11 बजे से 4 बजे तक रात को फल सब्जी की दुकानें खुलेगी, किराना की दुकानें खुलेगी। आप क्या ये व्यवहारिक है? और हम व्यवहारिक तब मानते जब लॉकडाउन से मृत्यु दर गिरता और या पॉजिटिव की संख्या गिरती, अब वो गिरी नहीं। लेकिन इस पर कोई स्पष्ट अभिमत नहीं आता बीजेपी का भी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोककर बोल रहा हूं, क्योंकि सुनिए आप भी ये बोलते हैं अंतिम विकल्प है, सत्ता पक्ष भी कहता है अंतिम विकल्प है, हम नहीं लगाना चाहते। लेकिन जब लॉकडाउन पर आपसे भी अभिमत मांगा गया था, शुरुआत हो रही थी, तो कहा था कि स्थिति इस कदर हो चुकी है कि ये एक विकल्प है, अंतिम है और यही दिखाई पड़ता है, तो फिर क्या कीजिएगा? और ये विकल्प ऐसा है कि जो जिसपे बीजेपी शासित राज्य वहां पर भी इसी विकल्प पर काम करना पड़ रहा है। देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उद्धव ठाकरे जी की सरकार के बारे में बताना चाहूंगा। चाहे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार का उदाहरण दूंगा, वो ऐसी सरकारें हैं वहां पे केंद्रीय गाइडलाइन के हिसाब से किराना और सब्जी को आवश्यक वस्तु में गिनते हुए 3 घंटे 4 घंटे की मोहलत दी जा रही है व्यापार करने की। लेकिन यहाँ एक आदेश निकलता रात को 11 बजे से 4 बजे तक व्यापार होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? 1568 रुपए की रेमडेसिविर सरकार, मैं सिर्फ अंतिम विकल्प लॉकडाउन के बारे में बात कर रहा, आप नियम या गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। अब गाइडलाइन के ऊपर जरूर आते हैं। प्रमोद जी, गाइडलाइन व्यवहारिक हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। नहीं पुनीत जी, देखिए हर चीज का विकल्प होता है, जैसे सुझाव भी होते हैं। जैसे हमने व्यापारियों से बात की और आदरणीय सुंदरानी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो मैं भी व्यापारी हूँ, ठीक है, कोई चीजें अगर व्यवहारिक लग रही हैं तो उसको व्यवहारिकता में बदला जा सकता है। इसीलिए कलेक्टर के पास सारे लोग जनप्रतिनिधि जा सकते हैं, जो अपनी बातें हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो सुझाव दिया उसको भी आत्मसात किया गया। बिना जनता के, बिना व्यापारी के, बिना आम लोगों के ये सरकार कोई निर्णय नहीं लेती। दूसरी बात ये पुनीत जी, आपको भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में सेकेंड और थर्ड फेज आ चुका है, और ये भी कहा गया है कि 2 मई के आसपास इसका बहुत पीक समय आने वाला है। तो
इन सब चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से अगर केंद्र की सरकार ने समीक्षा करते हुए ये कहा है कि नहीं लॉकडाउन एक अच्छा विकल्प छत्तीसगढ़ में हो सकता है, तो या तो वहां के एक्सपर्ट लोग ये गलत बात कह रहे होंगे, या फिर देखिए कोई राज्य की सरकार कभी नहीं चाहती कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को तोड़े, और किसी भी सरकार की अर्थव्यवस्था उसके व्यापार के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार भी कतई इस पक्ष में नहीं होती, लेकिन लोगों की जान बचाना यह पहला लक्ष्य और उद्देश्य होता है। जान है तो जहान है पुनीत जी, अगर जान बच गई तो हम एक बड़ी लड़ाई हम जीत पाएंगे। उसी उद्देश्य और ध्येय को लेकर के सारे जो नियम कानून या जो प्रमोद जी आप भी जुड़े हुए हैं, आपके पास में भी ये फीडबैक पहुंचे होंगे, ये गाइडलाइन को लेकर अगर आपत्ति या कुछ गाइडलाइन को लेकर सजेशन है आपके पास में भी पहुंचते होंगे। जाहिर तौर पर सब लोग अभी भरपूर साथ देते दिख रहे हैं, व्यापारियां का धैर्य भी यहां देखते बनता है, लेकिन इसके बावजूद जो गाइडलाइंस आ रही है क्या उनसे सहमति है? क्या उनके प्रति जो कुछ आपत्तियां आ रही हैं उसको लेकर कोई स्पष्ट मत है? गाइडलाइन नहीं आदरणीय पुनीत जी, मैं पूछना चाहता हूँ पुनीत जी, देखिए बहुत सारी गाइडलाइन निकलती है और बहुत सारी गाइडलाइन में से हो सकता है 2-4 गाइडलाइन में कुछ कमियां भी हो सकती है, इसे मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर गाइडलाइन में अगर कोई सुझाव हो सकते हैं तो ये सरकार लिबरल सरकार है और उसका रास्ता भी निकालेगी, हम भी रास्ता मिलकर निकालेंगे। मैं आदरणीय सुंदरानी जी से भी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, उनके रोज नेता कलेक्टर महोदय से भी बात करते हैं और बहुत सारे सुझाव भी देते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी होता है। ये बात सिरे से खारिज नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा लगता है कि कुछ व्यापारी भाइयों को किसी प्रकार की होलसेल मार्केट में दिक्कत है या और भी कुछ सुझाव आ सकते हैं तो उसका निश्चित रूप से निराकरण निकालेंगे बैठ करके। कौन व्यापारी कह रहा है कि आपको 11 बजे से रात को 4 बजे तक व्यापार हम करेंगे? ये क्या व्यापारियों के हित का निर्णय है? जनता के हित का निर्णय है? अरे ये तो होलसेल मार्केट से जो लोग सामान जो दिन भर बेचते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 2 मैं बजे व्यापारी तक। हूँ, मेरा खून व्यापारी का खून है। मैं मानता हूँ कि बहुत गलत आदेश है 11 बजे। अगर 3 घंटा 4 घंटा पहले दिन से छूट दी जाती तो आज ये विकराल स्थिति हमारे सामने खड़ी नहीं होती। और हर अन्य राज्यों की हम जब बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो वहां पे क्यों किराना और सब्जियों को आवश्यक वस्तु में, और फिर केंद्र की गाइडलाइन, जब पहली बार कोरोना आया, जब केंद्र ने लॉकडाउन लगाया तो भी इन व्यापारों को छूट दी गई थी। तो आज ऐसी क्या स्थिति? चलिए सुंदरानी जी, लेकिन बातचीत का विकल्प खुला है जो ये कह रहे हैं प्रमोद जी, क्या इस विकल्प का इस्तेमाल किया गया व्यापारियों के द्वारा? क्योंकि आप इसी वर्ग से आते हैं। हम पुनीत जी बातचीत करते हैं, सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, तो ये राजनीति का आरोप लगाते हैं। प्रमोद जी उत्तर देंगे इस बात का? बहुत कम वक्त है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। देखिए आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आदरणीय सुंदरानी जी और यहाँ के जो विधायक महोदय हैं या सांसद महोदय हैं उनकी किसी बात को काटा नहीं जाता और आगे भी नहीं काटेंगे, अच्छे सुझाव होंगे तो। लेकिन मेरा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आग्रह है कि चलिए सुंदरानी साहब, दुबे साहब, जब ये प्रशासन को तय करना है, जब जिले के प्रशासन इस बात को तय कर रहे हैं और जो कमेटी है इस बात से आंशिक तौर पर सहमत हुआ जा सकता है कि जिस कमेटी के पास ये सारे अधिकार हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि, अगर उनसे मीटिंग होती खुलकर, अगर तब बात होती है और उसके अलग बिल्कुल कोई बात आती है तो जरूर इसका आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन क्या सही मंच के ऊपर वो बात रखी गई है? क्या इन विकल्पों को वहां रखा गया है या किसी विकल्प से अगर आपत्ति तो बात रखी गई, इसका असर दिखेगा। देखते हैं कि आने वाले समय में जो आप आपत्तियां उठा रहे हैं सुंदरानी साहब, उस पर क्या व्यापारियों की भी प्रतिक्रिया रहती। शुक्रिया, फिलहाल वक्त था हमारे पास इतना ही चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आप दोनों पक्षों का। नमस्कार।